नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ। जी हां, एमएसपी को लेकर कमेटी केंद्र सरकार की तरफ से बना दी गई है। अब इसमें किसान मोर्चा के भी लोगों को शामिल किया गया है। तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सोमवार को ये बड़ा फैसला ले लिया है। इस पर और ज्यादा बातचीत हम करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इसमें कैसे आगे कदम उठाए जाएंगे। जेपी दलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद अरुण जी। सर, थोड़ा सा ये हमें पहले समझाएं कि एक कमेटी क्योंकि बना दी गई है अब, और कैसे अब ये कमेटी काम करेगी, क्या इसके लिए टाइम बाउंडेशन रखी गई है और कौन कौन लोग इसमें मोटे तौर पर शामिल किए गए हैं? देखिए, हमारी भाजपा सरकार की कमिटमेंट है कि किसानों के हित के लिए काम करें। जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो उठाएं। और पीछे किसान आंदोलन के दौरान ये किसान नेताओं से ये समझौता हुआ था कि हम एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाएंगे और हमें इंतजार था कि किसान आंदोलनकारियों में से कोई अपने नाम दे। हालांकि वो चुनाव में व्यस्त हो गए और इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी अब इंतजार ना करके उनके 3 स्लॉट हमने खाली छोड़ दिए और ये जो किसान हित में जो एक कमेटी का गठन कर दिया है जो एमएसपी के बारे में रिकमेंडेशन देगी। और इसके अलावा भी जो एक नया विषय शुरू किया है केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जिसके बारे में बहुत ही उत्सुक हैं कि प्राकृतिक कृषि, एक तरह से इसको पालेकर जी जीरो बजट खेती कह देते थे। तो कृषि की लागत कैसे कम हो, प्राकृतिक कृषि कैसे हो और अच्छी उत्पादन कैसे हो, ये भी मैंडेट इस कमेटी को दिया गया है कि उसके बारे में भी वो अपनी राय जाहिर करे। किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कमेटी जो बनाई गई है वो केवल सुझाव देने तक ही सीमित है, उसके पास पावर्स नहीं है फैसले लेने की। देखिए, इस देश का लोकतंत्र में ये संविधान ये कहता है कि पावर तो सारी संसद के पास है, सरकार के पास है। और जितनी भी कमेटियां होती हैं वो सुझाव ही देती हैं और इसको सुझाव देने के बाद जो चीज़ उनको लगे तो उनको बोलने का अधिकार है। लेकिन किसी भी कमेटी पर पहले से बनने से पहले ही अगर उसके अस्तित्व पर, उसके अधिकार क्षेत्र पर उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं होती। अब जैसे एसकेएम के लिए आप लोगों ने 3 सीट खाली छोड़ी है कि वो आए और आकर के कमेटी के काम को अब आगे जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें वो भी अपने सुझाव रखें। अगर वो इसमें बायकॉट करते हैं, हालांकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि वो बायकॉट कर रहे हैं कमेटी को, हो सकता है आजकल में वो भी अपने नाम दे दें और आ जाएं इसमें, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो क्या कमेटी आगे काम करती रहेगी जो कमेटी की जिम्मेदारियां दी गई हैं उन पर? नहीं, कमेटी में ऐसा मुझे कोई वजह नहीं लगती कि वो उनके 3 आदमी ना ज्वाइन करें, लेकिन वो उनके ऊपर उनका विवेक पे छोड़ देते हैं। वैसे भी ये कमेटी बहुत व्यापक है, इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े हैं, किसान संगठनों से जुड़े हुए विद्वान लोग जुड़े हैं, यूनिवर्सिटी पर या कृषि पर जो बहुत ज़्यादा विचार करते रहे लोग वो जुड़े हुए हैं। बहुत व्यापक कमेटी है और इस पे उम्मीद है कि ये पूरा गहन अध्ययन करके सभी हितधारकों से चर्चा करके अच्छे किसान हितैषी सुझाव ये जरूर देगी। आपने भी एक जिक्र किया कि इसमें प्राकृतिक खेती को लेकर बात होगी और वो सुझाव अपने देंगे कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने आप में ये विषय बहुत बड़ा विषय है और अगर ऐसा होता है और इसकी तरफ अगर मजबूत सुझाव आते हैं और मजबूती से काम होता है, मुझे लगता है कि दलाल साहब इसमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारी एक कदम जो है वो सरकार या भारत की तरफ से आगे बढ़ जाएगा पूरी दुनिया के सामने। देखिए, एक वक्त था जब हमें खाद्यान्न की हमारे यहाँ कमी होती थी और ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करना एक विषय था। लेकिन अब हमारे किसानों ने मेहनत के दम पर भरपूर खाद्यान्न उत्पादन किया है। हाँ। अब तो मुद्दा ये है कि खाद्यान्न की क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए। जो आजकल एक चर्चा रहती है आम आदमी के बीच में कि हमारे खाद्यान्न के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है, फर्टिलाइजर का हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं, धरती को हम खराब कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उपजाऊ धरती नहीं छोड़ के जाएंगे। तो इस तरफ किसानों का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने ये
नया विषय इस कमेटी को दिया है कि प्राकृतिक कृषि सदियों से जो हमारे पूर्वज जिस ढंग से खेती करते आए, जब ये डीएपी, यूरिया या पेस्टिसाइड होते ही नहीं थे, तो ऐसी कृषि, गौ आधारित कृषि कैसे ना करें जो हमारी संस्कृति से मेल खाती है। तो अब जब ये ऐसी कमेटी जब काम करेगी और ऐसे विषय पर काम होगा तो आपको क्या लगता है और हरियाणा सरकार कितना तैयार है इस तरीके के किसी भी सुझाव को अपनाने के लिए जो भी ये कमेटी सुझाती है? नहीं, हरियाणा सरकार तो पहले से ही प्रोएक्टिव काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी कृषि की, किसानों की बहुत ध्यान रखते हैं, और हमने तो हमारे कृषि विभाग के अंदर अलग से विंग बना दिया है प्राकृतिक कृषि के ऊपर, और पीछे किसानों की ट्रेनिंग भी हमने शुरू कर दी है, और ये विधि भी हम सिखा रहे हैं किसानों को कि कैसे गाय के गोबर से जीवामृत, घनामृत बना करके वो लाभकारी कृषि की जा सकती है। और हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जो प्राकृतिक कृषि करेगा किसान, उसकी देसी गाय के लिए उसके खाते में डीबीटी से माध्यम से हम 25,000 रुपये देंगे, उसको ड्रम वगैरह जीवामृत, घनामृत बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उसके लिए जो उत्पादन है उसको, उसके लिए अच्छी मंडी उपलब्ध कराने के लिए भी हरियाणा कृषि विभाग उसकी सहायता करेगा। हाँ। और हमारा मकसद ये है कि हमारा किसान, हरियाणा का किसान समृद्ध हो, आत्मनिर्भर हो, और उसके बच्चे जो हैं आने वाले वक्त में कृषि से ही अपना गुजर बसर कर पाएँ और देश के लिए उनका योगदान उचित रहे। बिल्कुल दलाल साहब, इसमें एक जो कमेटी के मैं मेंबर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम आप लोगों ने शामिल किए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो कमेटी जो बनाई गई इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि कुछ कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति तो इसमें हैं ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि आईआईएम अहमदाबाद के जो इसमें डायरेक्टर हैं वो भी इसमें जो है एक मेंबर के तौर पर, जो आईआईएम अहमदाबाद के कुलपति हैं वो भी मेंबर के तौर पर हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कृषि को कैसे बेहतर किया जाए और अर्थव्यवस्था को उसके साथ जोड़ करके उसको कैसे मजबूत किया जाए, तो ओवरऑल जो सिनेरियो ये बताता है कि इस कमेटी का गठन बहुत बेहतरीन हुआ है। अब इसके सुझाव जो है कितने समय में आ जाएंगे, कब तक के लिए इसको टाइम बाउंड किया गया है, या फिर इसे कोई समय के सीमा में बांधा नहीं गया है, इसके बारे में कोई जानकारी अगर आप दे सकें। देखिए, कृषि बड़ा व्यापक विषय है और इसमें गहन अध्ययन की जरूरत है। बहुत ही सारे विद्वान लोग, वैज्ञानिक इस विषय से इस कमेटी में हमने जोड़े हैं। हमारे जो अग्रवाल साहब, जो पहले कृषि के सेक्रेटरी रहे भारत सरकार में, उनको सारे जानकारी है, वो इससे जुड़े हैं। कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। आईआईएम के प्रोफेसर इससे जुड़े हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं खाद के, इफ्को के, वो इससे जुड़े हैं। किसान हैं जो अलग अलग क्षेत्र के पूरे देश से, वो इससे जुड़े हुए हैं। और इनको और भी जहाँ कोई सहायता देगा, इनपुट मिलेगा, और गहन अध्ययन करके वो एक ऐसा सलाह दें। हमारी तो कोशिश ये है कि जिससे किसान के लिए उनकी सलाहें पूरी लाभकारी हो और किसान तरक्की करे, किसान समृद्ध हो। जैसे हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, मैं कह सकता हूं उसमें, जैसे उसमें ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत बेहतरीन ज़मीन है, बहुत अच्छा पानी है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आप भी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वहां पर देखें तो पानी बहुत कम है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन की बात हो, या फिर आप लोगों ने प्रोत्साहित किया किसान को कि वो गेहूं और चावल की जो सर्कल था उससे बाहर निकल करके वो अल्टरनेटिव खेती अपनाए, तो बहुत सारे किसानों ने प्रोत्साहित होकर के वो कदम भी उठाया, लाभ भी वो कमा रहे हैं। तो क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ सुझाव इसमें रह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे कदम और उठा लिए जाएं तो ये और बेहतर हो सकता है? निश्चित तौर पर ये मैं समझता हूँ, ये कमेटी जब अपना काम शुरू करेगी तो हरियाणा सरकार से जरूर चर्चा करेगी, क्योंकि हरियाणा मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है और कृषि से संबंधित हमारी जो नीतियाँ हैं सारे देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। किसानों के हक में बहुत हम प्रोएक्टिव होकर फैसले लेते रहते हैं। मंडियाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं और किसान हितैषी योजनाओं सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर है, चाहे वो पानी बचाने की हो, चाहे वो धरती की उर्वरा शक्ति के लिए हो, तरह तरह की हम सब्सिडी देते हैं, चाहे फार्म मैकेनाइजेशन की हो या भंडारण की हो, या फार्मर के जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मछली पालन है, पशुपालन है, तो सब चीज़ों में हरियाणा मैं समझता हूँ कि देश के अंदर नंबर 1 है। और हरियाणा
की सलाह के बगैर मैं समझता हूँ कि इस कमेटी का काम अधूरा रहेगा। बिल्कुल। और आखिरी सवाल दलाल साहब आपसे मैं थोड़ा ये जानना और चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कमेटी अब मोटे तौर पर एमएसपी को लेकर के और इस सिस्टम को थोड़ा पारदर्शी बनाएगी और इसमें कहीं ना कहीं जो शंकाएं किसानों की हैं उनको भी दूर करने का काम करेगी। तो क्या आपको लगता है कि जब ये कमेटी काम करने के बाद अपने सुझाव रखेगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एमएसपी को लेकर जितनी भी शंकाएं किसानों की हैं भविष्य के नाम पर हों या मतलब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब दूर हो जाएंगी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमिटमेंट है कि किसानों के हित में काम करना है, किसान की आमदनी बढ़ानी है और उसके लिए कुछ जैसे कदम अब उठाए हैं हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकारों ने, इतने पहले कदम कभी नहीं उठाए गए। चाहे वो उनके केसीसी का मुद्दा हो, चाहे यूरिया पर नीम लेपन का मुद्दा हो, चाहे वो डीबीटी के द्वारा 6,000 रुपये साल के वो देने का मुद्दा हो, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने का मुद्दा हो, और सब ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा एमएसपी बढ़ाने का मुद्दा है, फसलों की ज़्यादा खरीद का मुद्दा है, किसान को सीधा डीबीटी से पैसे देने का मुद्दा है। तो बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं और उनका किसान की आर्थिक हालात में फ़र्क भी आया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ और ज़रूरत है किसान के हित में फैसले लेने की, इस कमेटी की रिकमेंडेशन में वो आएंगे और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। नहीं, जैसे इसमें अगर एमएसपी पर बात हो जाती है, मतलब एमएसपी को और पारदर्शी बना दिया जाता है, ठोस बना दिया जाता है और कहीं ना कहीं गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं, उस तरफ भी अगर कदम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि दलाल साहब वो रास्ता जो मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने का था, जिसको 3 कृषि कानूनों के जरिए लाने की बात थी, वो रास्ता भी कहीं ना कहीं खुल जाता है। क्योंकि जब किसान को दिक्कत ही नहीं है, उसको उसका एमएसपी जो सरकार ने तय किया वो मिल रहा है, वो चाहे मंडी में मिले या बाहर मिले, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी कहीं भी फसल बेचने में। देखिए, जो ये कमेटी क्या रिकमेंडेशन देती है इसको हाँ। अध्ययन करने दीजिए और इसके जी। रिकमेंडेशन आने दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि अब जो इस कमेटी के बनने के बाद जो हमारी कमिटमेंट थी किसान हित में एक कदम और उठाने की, वो हमने पूरी की है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो जो करने का लक्ष्य रखा है वो उसकी तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात रखी और हरियाणा की सरकार का पक्ष भी रखा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।